नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको भक्तिकाल के विषय में बताया था कि भक्तिकाल का सर्वप्रथम कहाँ पर पाया गया, किस उपनिषद में पाया गया, भक्तिकाल की समय सीमा क्या थी और भक्तिकाल किन दो प्रमुख भागों में विभाजित हुआ। इसके पश्चात फिर उन दो शाखाओं से फिर दो उपशाखाएं हुई, उनके प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं आदि के विषय में बताया था। ठीक, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रीतिकाल के विषय में, जिसे उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो समय सीमा है वो है आपकी संवत 1700 से संवत 1900। और यदि इसी को सन में जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1643 से 1843, यानी 57 वर्ष। हमने बताया था कि 57 वर्ष आप संवत में घटा देंगे तो आपका सन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसके पश्चात में आती है कि रीति काल का नामकरण। जिस प्रकार से आदिकाल के नामकरण में काफी विद्वानों में मतभेद था, उसी तरह रीतिकाल के नामकरण में भी कुछ विद्वानों में मतभेद है। सबने अपने अपने विचार से अलग अलग नाम दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण। ठीक, कौन, देखिए, नामकरण एक तरफ और दूसरी तरफ कवि। ठीक है, तो रीतिकाल का नाम अलंकृत काल किसने दिया? अलंकृत काल किसने नाम दिया? मिश्र बंधुओं ने। अब इन मिश्र बंधुओं में कौन कौन से लोग आते हैं? हमने पिछली क्लास में बताया था, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक, यानी मिश्र बंधु तीन भाई थे, उनको मिश्र बंधुओं के नाम से जाना गया, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इसके पश्चात में आपका रीतिकाल नाम किसने दिया? किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, रीतिकाल के पश्चात में श्रृंगार काल नाम किसने दिया? श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके पश्चात में रीतिकाल का नाम कला काल किसने दिया? ये दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक, रीतिकाल का नामकरण। अलंकृत काल नाम किसने दिया रीतिकाल का? मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल का किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है,
इसी तरह के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि रीतिकाल का नाम कला काल किसने दिया। 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में एक सही होगा। इसी तरह से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल किसने दिया, या रीतिकाल का नाम अलंकृत काल किसने दिया। इस तरह के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आपके जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं होती हैं, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। रीतकाल की समय सीमा पूछ सकते हैं। रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? उत्तर मध्यकाल। ठीक, अब देखिए फिर इसके पश्चात में रीतिकाल के नामकरण के पश्चात बात आती है कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाए। रीतिकाल का प्रवर्तक, ठीक, तो बहुत विद्वानों में मतभेद हैं। इनके प्रवर्तक के रूप में 3 नाम आते हैं। कौन कौन? पहले हैं कृपाराम, दूसरे हैं केशवदास और तीसरे हैं आपके चिंतामणि। ठीक, कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी, केशवदास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया, चिंतामणि की कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। ठीक है, तो विद्वानों में बहुत मतभेद है। एक विद्वान हुए डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, उनके अनुसार कहा कि हिंदी काव्यशास्त्र का जो प्रथम नायिका भेद ग्रंथ है वो कृपाराम कृत जो हित तरंगिणी माना जाता है। यानी प्रथम जो नायिका भेद है वो कृपाराम के हित तरंगिणी में पाया जाता है। और ब्रजभाषा में रचित इस कृति में कवि ने दोहा छंद शैली अपनाई है। ठीक, कौन सी शैली अपनाई है? दोहा छंद शैली अपनाई है। हित तरंगिणी हिंदी सतसई की प्रथम रचना है। हिंदी सतसई की जो परंपरागत प्रथम रचना है, इसलिए शिव कुमार शर्मा जी कहते हैं कि कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक मानना तर्कसंगत है। इसके पश्चात में कुछ विद्वान केशवदास को मानते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास है। उनकी रचनाएं कवि प्रिया और रसिक प्रिया। इन्होंने भी रस छंद अलंकार आदि का वर्णन इन रचनाओं में किया है, लेकिन केशवदास की प्रामाणिकता न प्राप्त होने के कारण इनका नाम खारिज हो जाता है। इसके पश्चात में फिर आते हैं आपके तीसरे चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की जो परंपरागत चिंतामणि से चली, हिंदी रीति ग्रंथों की जो रचना है, जो परंपरा है, वो चिंतामणि से प्रारंभ हुई, चिंतामणि से शुरू हुई। अतः रीतिकाल का जो प्रवर्तक कवि है या रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से ही मानना उचित होगा। उन्होंने मतलब चिंतामणि ने, जैसे रीतिकाल का जो समय है संवत 1700 से 1900 तक, तो चिंतामणि ने कुल इसी समय संवत 1700 के आसपास कुछ आगे पीछे ही कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि ग्रंथ लिख करके काव्य के सब अंगों का निरूपण किया है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक सिद्ध होते हैं और इनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ठीक है, इसके पश्चात में फिर आता है आपका क्या कि रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण।
रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। देखिए, रीतिकालीन जो साहित्य था वो 3 भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन से? पहली, रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध, और तीसरी रीति मुक्त। यानी जो रीतिकालीन साहित्य था वो 3 भागों में विभाजित हुआ। पहला रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब देखिए कि रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है और रीति मुक्त क्या है। देखिए, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध के अंतर्गत रीति निरूपण संबंधी रचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। यानी रीतिबद्ध के अंतर्गत जो रीति निरूपण संबंधी रचनाएं हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। जो रीति ग्रंथों के अंतर्गत रीति ग्रंथ रीतिबद्ध से बंधे हुए हैं, जो उनके नियम कानून है उनके उसमें बंधे हुए हैं, तो वो रचनाएं आपकी रीतिबद्ध के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात में आपका आता है रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध के अंतर्गत उन रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि बिना लक्षण आदि का विवेचन किए हैं, रीति तत्वों के आधार पर बिना लक्षण आदि का विवेचन किए हुए लिखी जाती हैं या रची गई हैं, उनको रीति सिद्ध के अंतर्गत रखा गया। इसके पश्चात में फिर तीसरा भाग है आपका रीति मुक्त। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, रीति मुक्त मतलब मुक्त। तो इसके अंतर्गत या रीति मुक्त के अंतर्गत, काव्यधारा के अंतर्गत जो रीति तत्वों से मुक्त स्वच्छंद रचनाओं का समाहार है। मतलब रीति मुक्त धारा के अंतर्गत रीति तत्वों से जो मुक्त स्वच्छंद रचनाओं का समाहार किया गया है। ठीक, अब बात आती है कि रीतिबद्ध कौन कौन कवि है, रीति सिद्ध में कौन कवि है और रीति मुक्त में कौन कवि आते हैं। तो देखिए, रीतिबद्ध के अंतर्गत आपके आते हैं रस निधि, बेनी, वृंद, राम सहाय दास हैं और नृपशंभु, निवाज और हठी जी। ये आपके रीतिबद्ध कवि हो गए या रीतिबद्ध के अंतर्गत आने वाले कवि हो गए। मतलब इन्होंने रीति जो निरूपण किया वो रीतिबद्ध के अंतर्गत जो नियम थे उनका नियम का पालन करके उन्होंने लिखा। इसके पश्चात में आते हैं आपके रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम ही केवल सर्वोपरि है। रीति सिद्ध बिहारी, यानी बिहारी ने रीति तत्वों के आधार पर बिना लक्षण ग्रंथों का, बिना लक्षण आदि का विवेचन किए हुए, इनको ज्ञान तो था रीतिबद्ध के अंतर्गत जो निरूपण करना था, लेकिन इन्होंने बिना लक्षण आदि का विवेचन किए हुए रचनाओं को लिखा है। ठीक, इसके पश्चात में जो आते हैं आपके रीति मुक्त कवि, यानी इन्होंने रीति मुक्त से, रीति जो तत्वों से मुक्त स्वच्छंद रचनाओं को लिखा है। मतलब बंधन में से मुक्त होकर के वो कौन कौन से कवि हैं आपके? घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। ये आपके 4 रीति मुक्त कवि हो गए। ठीक,
तो ये आपके रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण हो गया। इसके पश्चात में फिर आता है आपका रीति काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो देखिए, रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, ठीक है। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं थी रीतिकाल की या आपकी प्रवृत्तियां। पहली, श्रृंगारिकता। दूसरी आपकी प्रवृत्ति थी अलंकारों की प्रधानता। तीसरी विशेषता थी भक्ति एवं नीति, ठीक है। चौथी विशेषता थी लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य, मतलब लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी। ब्रज भाषा की प्रधानता, मतलब हमने पिछली क्लास में बताया भी था कि रीतिकाल में ब्रजभाषा एक चरम सीमा पर थी अपने, ठीक। इसके पश्चात में अगली विशेषता है आपके मुक्तक शैली का प्रधान, मुक्तक शैली की प्रधानता, ठीक। और सातवीं विशेषता थी आपकी नारी का प्रेमिका स्वरूप, नारी का प्रेमिका स्वरूप। ये आपकी रीतिकालीन विशेषताएं थी। मतलब श्रृंगारिकता, मतलब रीतिकाल में श्रृंगार पर भी बहुत रचनाएं की गई, श्रृंगार को प्रधान मान करके। अलंकारों की प्रधानता थी, भक्ति एवं नीतिपरक रचनाएं भी की गई, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी। रीतिबद्ध के अंतर्गत जो ग्रंथ लिखे गए वो लक्षण ग्रंथ थे। ब्रजभाषा अपने चरम स्पर्श पर थी, हैं? ब्रजभाषा की प्रधानता थी, मतलब चरमोत्कर्ष पर थी। मुक्तक शैली, मतलब लक्षण ग्रंथों से मुक्त होकर के रचनाएं लिखी गई। और नारी का जो प्रेमिका स्वरूप था, नारी को प्रेमिका का स्वरूप मान करके भी कई रचनाएं की गई, ठीक। तो ये हुआ आपका रीतिकालीन साहित्य या रीतिकालीन की प्रवृत्तियां, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। तो बस आज की क्लास में यहीं तक, ठीक है। अब आपका जो इतिहास था वो लगभग समाप्त होता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आपको बता दिया, भक्ति काल बता दिया और आपका रीतिकाल बता दिया। अब इसके पश्चात में जो आपके प्रमुख कवि हैं, उन कवियों के बारे में, उनके कृतित्व के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में और उनके द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथों के विषय में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।